welcome back to my channel, and if you are new to this channel then please do press subscribe button if you like my videos, right? So starting with the video, or before starting the video, we should know that what we have studied in my previous video lecture. So earlier we studied biological classification on the basis of kingdom system, right? We studied 2 kingdom classification, 3 kingdom, 4 kingdom, 5 kingdom and 6 kingdom classification, है ना, जिसमें से most acceptable classification form was 5 kingdom classification given by Whittaker. ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे first of all 3 domains of life and then we'll head towards the system of classification. ठीक है, तो start करते हैं, है ना. तो सबसे पहले हमें पढ़ना है 3 domains of life. तो सबसे पहले लास्ट में हमने क्या पढ़ा था, लास्ट वीडियो लेक्चर में 6 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, वो भूल गए? भूलना नहीं है, ठीक है. तो वो दिया था बाय कार्ल वूस, ठीक है. तो सेम 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ वाला रूल भी दिया किसने, कार्ल वूस ने, ठीक है. बट कोई भी क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं तो कुछ ना कुछ बेसिस होता है क्लासिफिकेशन का, है ना. विदाउट बेसिस वी कांट क्लासिफाई एनीथिंग, है ना. तो यहां पर जो बेसिस लिया गया, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो लिया गया वो लिया गया 16S rRNA जीन सीक्वेंस, right? So what is so special about this 16S rRNA only? Like we have हम लोग mRNA भी ले सकते थे, tRNA भी ले सकते थे, rRNA भी ले सकते हैं, मतलब जो कि लिया है. बट फिर rRNA में भी सिर्फ स्पेसिफिक 16S, क्यों, बाकी क्यों नहीं, है ना. तो रीजन पता होना बहुत जरूरी है. तो जितना ज्यादा हो सके चीजों का रीजन पता रखना स्टार्ट करो. तो इसका रीजन क्या है कि 16S rRNA इज हाईली कंजर्व्ड एंड स्पेसिफिक, ठीक है. तो ये क्या it is used, the 16S rRNA gene sequence can be used for tracing the evolutionary history also. This is more prevalent in case of bacteria, but since it's very conserved and it's very specific, so it can be used to classify the 6 kingdoms into broadly 3 domains of life, ठीक है. तो हमने 16S rRNA क्यों लिया, बिकॉज ये बहुत ज्यादा, इट इज हाईली कंजर्व्ड एंड स्पेसिफिक, ठीक है. अब वो 3 डोमेन्स क्या है, फर्स्ट इज योर आर्किया, सेकेंड इज योर यूबैक्टीरिया, थर्ड इज योर यूकैरिया, right? And that you know these 2 are prokaryotes and this one is eukaryotes, right? तो प्रोकैरियोट्स को 2 में क्यों डिवाइड किया, ये हम लास्ट वीडियो में भी देख चुके हैं कि आर्के बैक्टीरिया की स्पेशलिटी क्या है कि इट हैज अ सेल वॉल मेड अप ऑफ लाइपोपॉलीसैकेराइड्स. सिमिलरली यूबैक्टीरिया में द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, राइट. तो इसलिए ये दोनों अलग हैं. ऑल्सो दीज बैक्टीरिया आर capable of surviving in extreme conditions due to its resistant cell wall, ठीक है. तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि मैं प्रीवियस वीडियो में भी अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. अगर आपने वो नहीं देखी है then I'll provide the link in the description, please go and check it out, right? Then the remaining eukarya is your eukaryotes, right? तो eukaryotes, prokaryotes के ये दोनों आ गए एंड प्रोकैरियोट्स के अलावा जितने भी बचे वो सब आ गए किसमें, यूकैरिया में, ठीक है. तो यहाँ पे आपने 3 बेसिक डोमेन्स क्लासिफाई कर दिए ऑफ ऑल 6 किंगडम्स, ठीक है. एंड कार्ल वूस ने एक नई चीज और बताई, क्या, ये जो तीनों महाशय हैं ये तीनों की ही कॉमन एंसेस्ट्री है, और वो जो कॉमन एंसेस्ट्री है, वो जो कॉमन एंसेस्टर है उसका नाम है प्रोजीनोट्स. ये आपको पहले से पता है, प्रो मीन्स व्हाट, प्रिमिटिव, है ना, और जीनोट्स कैन बी रिलेटेड टू जेनेटिक मटेरियल, है ना. तो जिसका जेनेटिक मटेरियल बहुत प्रिमिटिव हो वैसे ऑर्गेनिजम्स, दैट मीन्स दे आर नॉट न्यू और दे आर नॉट प्रेजेंट नाउ बट दे वर प्रेजेंट एट सम टाइम, ठीक है. तो ये प्रोजीनोट्स जो हैं, दीज आर
कॉमन एंसेस्टर्स ऑफ दीज थ्री। तो मतलब क्या है कि ये तीनों महारथी, ये तीनों महाशय, आर्किया, यूबैक्टीरिया एंड यूकैरिया, have arisen or have evolved from a common ancestor called as progenomes. ठीक है? So now going further into this chapter, first of all we should know the systems of classification. तो कंफ्यूज नहीं होना है, जो हमने पहले पढ़ा वो था किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और आप जो हम पढ़ेंगे वो डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे बेस्ड ऑन सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन बाय सम साइंटिस्ट। ठीक है? तो यहाँ पे सिस्टम, फर्स्ट सिस्टम, पहले मैं आपको एक फ्लो चार्ट बनाकर दिखा देती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए कि हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले जो आएगा वो आता है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है? उसके बाद यहां पर आप पढ़ोगे नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, एंड थर्ड पढ़ेंगे फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लियर है? डिफरेंस आर्टिफिशियल में सिस्टम में बेसिस होता है बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल फैक्टर्स। ठीक है? और मॉर्फोलॉजिकल फैक्टर्स का क्या मतलब है? Morphological factors can be vegetative characters as well as reproductive characters. ठीक है? तो morphological characters की बात हुई सिर्फ और सिर्फ artificial system of classification में। फिर जब आप natural पढ़ोगे तो इसका basis हुआ based on various fields of science, like बहुत सारी, उसकी बहुत सारी मतलब सेल बायोलॉजी, उसका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, उसका आपका एम्ब्रियोलॉजी, है ना, उसकी एनाटमी, उसके मॉर्फोलॉजी, ठीक है, उसके रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स, लाइक जितनी भी फील्ड ऑफ साइंसेस याद आती है ना, सब चेप देना है यहाँ पे। ठीक है? तो मतलब सारी की सारी यहाँ पे ली गई उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की सारी की सारी सेल बायोलॉजिकल फीचर्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल फीचर्स, एम्ब्रियोलॉजिकल फीचर्स, एनाटॉमिकल फीचर्स, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स एटसेट्रा। जो भी याद है जस्ट छाप देना है। ठीक है? तो यहाँ पे लिख देना है लास्ट में ETC, ये एटसेट्रा याद नहीं है, खुद याद है तो अज्यूम कर लो। ठीक है? बट ऐसा नहीं है 2 नाम लिख के ETC डाल दो, नहीं, लिखने हैं कम से कम 5-6 नाम। ठीक है? तो नेचुरल का बेसिस हो गया ये सारा। अब फाइलोजेनेटिक में क्या नया लाए भाई? जब ये सारे तो हो गए, यहाँ पे सारे के सारे फील्ड ऑफ साइंसेस तो यही डाल दिए, तो यहाँ के लिए क्या बचाया? नाम बता रहा है क्या बचाया? फाइलोजेनेटिक्स। पढ़ा ना लिविंग वर्ल्ड में, क्या था? योर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, एंसेस्ट्रीज। तो इसमें ये सारे फीचर्स प्लस दीज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स आर इंक्लूडेड। मतलब एक्स्ट्रा क्या इंक्लूड हुआ इधर? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। ठीक है? और एक बहुत इजी सा तरीका बताती हूँ याद रखने का। जब तुमसे पूछा जाए ना कि ड्रॉबैक बताओ आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का, तो आगे वाले 2 के नाम ले लो, लैक नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। ठीक है? देन अगर तुमसे नेचुरल का ड्रॉबैक पूछा जाता है तो बोल दो लैक्स फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स, और अगर लास्ट में फाइलोजेनेटिक्स का ड्रॉबैक पूछे तो बोल दो नहीं है, तभी तो ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है ना आज। ठीक है? तो यहाँ पे बेसिस सबके याद रखने हैं, कौन किसका बेसिस है। इसके अलावा जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि अब इनके अंडर में जो साइंटिस्ट आए, ठीक है, जो डिफरेंट साइंटिस्ट आए जिन्होंने बताया कि किसके अंडर में क्या बेसिस है और किस तरीके से उन्होंने क्लासिफाई किया, वो हमें पढ़ना है हर एक के अंदर। ठीक है? तो यहां पर आपको याद क्या रखना है कि आर्टिफिशियल सिस्टम में आपको 3 साइंटिस्ट पढ़ने हैं। एरिस्टोटल सेकंड है कैरोलस लीनियस, ठीक है, और थर्ड है थियोफ्रास्टस। तो ये 3 साइंटिस्ट आप पढ़ोगे अंडर आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है? द नेचुरल में एक ही साइंटिस्ट आएगा विच इज जी बेंथम एंड हुकर, डी हुकर।
तो बेसिकली दीज आर टू साइंटिस्ट बट इनकी फाइंडिंग सेम थी, तो इसलिए रिटन टुगेदर, राइट। देन फाइलोजेनेटिक में भी आप साइंटिस्ट, सिंगल साइंटिस्ट की रिसर्च पढ़ोगे, दैट इज योर एंगलर एंड प्रैंटल। क्लियर हो गया? तो ये साइंटिस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे आगे। सो द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन और द ब्रीफ क्लासिफिकेशन आई हैव गिवन यू अबाउट आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड phylogenetic system of classification. Now in detailed version we'll be studying in my next video. So I'm just sitting here. Right? I got time.